अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो हमारी पहला फेज़ था, हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन, उसमें हमारी बात हो गई थी। उससे रिलेटेड हमने कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देखे थे। अब उसी में एक थोड़ी सी रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवर ट्रेडिंग क्या है, इस पर बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग पे पास्ट पेपर में मेरे को क्वेश्चन तो नज़र नहीं आता, बट इस पर एक मैं आपको होम असाइनमेंट में क्वेश्चन असाइन करूँगा। आप एक उस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें। ओवर ट्रेडिंग को दो अंदाज से देखा जा सकता है। एक इसको देखने का तरीका है कि आप अपने अवेलेबल वर्किंग कैपिटल के मुकाबले में एक्सेसिव वॉल्यूम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर ऑपरेटिंग विद एक्सेसिव वॉल्यूम, यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट एक्सेसिव सेल्स प्रोडक्शन एक्टिविटी विद लिमिटेड वर्किंग कैपिटल। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और अल्टरनेटिवली इसको देखने का तरीका होता है कि कंपनीज रिलाइंग टू हैवीली ऑन शॉर्ट टर्म सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इट्स करंट एसेट्स। हमने डिस्कस किया था जब हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पे बात कर रहे थे कि करंट एसेट को फाइनेंस करने की दो ऑप्शन होती हैं, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स में हमने उनको ब्रेकअप भी किया था। और फिर हमने वहाँ बात की थी कि आप लॉन्ग टर्म से भी फाइनेंस करते हैं करंट एसेट्स को, शॉर्ट टर्म से भी फाइनेंस कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, उस पर हमने बात की थी। इन्वेस्टमेंट जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है दैट विल डिटर्मिन कि मैनेजमेंट रिस्क अवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क सीकर है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको दो अंदाज से देखते हैं। एक हम बात करते हैं कि आप लिमिटेड वर्किंग कैपिटल से एक्सेसिव एक्टिविटी सपोर्ट करें, क्योंकि हमें पता है जब बिजनेस ग्रो करता है, सेल्स ग्रो करती हैं, तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कंपनी विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल, मोर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो आप अपना आपकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वर्किंग कैपिटल आप बढ़ा नहीं रहे। आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, आप वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ा रहे। एसेट्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, वो नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं जा रहे, इंजेक्ट हो रहे। तो इंजेक्ट क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म। इसका मतलब तमाम जो ग्रोथ आप अपनी बिजनेस की फाइनेंस कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग बाय डेफिनेशन तो हमारी एक बात होगी। दूसरा इसमें एस्पेक्ट आ सकता है कि ओवर ट्रेडिंग के सिम्टम क्या हैं। हमारी कंपनी ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रही, क्या एज अ फाइनेंस मैनेजर हमें ही उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं हमारी कंपनी ओवर ट्रेडिंग में तो नहीं चलेगी। ये नज़र रखनी ज़रूरी इसलिए है कि ओवर ट्रेडिंग में लीड टू लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज बिजनेसेस बंद हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से। हम पहले सिम्टम्स पढ़ते हैं और सिम्टम्स के बाद फिर इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, कोलैबोरेट करते जाते हैं कैसे इसका जो हार्म्स हैं, जो ओवर ट्रेडिंग के जो हार्म्स हैं वो क्या हैं, उस पर बात करेंगे और फिर रेमेडीज़ भी उस पर देखेंगे क्या है। सिम्टम्स ओवर ट्रेडिंग के है, कोई भी कंपनी हम जिस तरह जानना चाहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग यूजुअली एज अ फाइनेंस पर्सन वी शुड कैरी ऑन दीज चेक्स ऑन आवर कंपनी ऑन पीरियडिक बेसिस, ताकि हम अपनी कंपनी को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो ओवर ट्रेडिंग जोन में ना जाए, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग इज हार्मफुल। एनी कंपनी विच इज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड ग्रोथ दैट इज प्रोन टू एंटर इनटू ओवर ट्रेडिंग जोन, क्योंकि प्रॉब्लम शुरू ही वहाँ से होती है कि रैपिड बिजनेस में ग्रोथ आती है। बिजनेस ग्रोथ डिमांड्स फॉर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड बिजनेसेस जनरली दे फेल टू रियलाइज दिस problem and they fail to raise additional cash and inject capital into the business. So rapid growth जहाँ पे आ रही है वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का इशू आ सकता है, क्योंकि rapid growth if it is not followed by injection of working capital it will lead to over trading. Increase in debtors period, ओवर ट्रेडिंग में जब businesses जाते हैं तो जनरली इनके debtor period increase करने शुरू हो जाते हैं। अब इस पे दो वजूहत हो सकती हैं डेटर पीरियड क्यों बढ़ रहे हैं। एक होता है कि आपने डेटर्स पीरियड क्रेडिट टर्म रिलैक्स की हैं तो एडिशनल कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट टूवर्ड सेल्स बढ़ी, और दूसरी इसकी रीज़न ये भी होती है कि आपकी सेल्स बढ़ गई हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके एकदम बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर्स जब बढ़ जाते हैं तो कस्टमर से फॉलोअप और कलेक्शन में आप वीक हो जाते हो, तो डिले आने शुरू हो जाते हैं डेटर्स से रिकवरी में। सो आइदर वे
जो भी सूरत हाल है, रैपिड ग्रोथ इन सेल्स है और डेटर्स कलेक्शन में डिले आना शुरू हो जाता है। इंक्रीजिंग क्रेडिट पीरियड, क्रेडिटर्स की पेमेंट में डिले आना शुरू हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आपके बिजनेस ग्रो किया, आपकी सेल्स बढ़ने की वजह से डेटर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी जाती जा रही है, आपकी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्रेडिटर से। अब होता क्या है कि आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, लेकिन आपने जो क्रेडिटर्स को पैसे देने के कस्टमर से, जो पुराने कस्टमर से पैसे आए थे वो नए कस्टमर में इन्वेस्ट हो गए हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि क्रेडिटर्स स्ट्रेच होते जा रहे हैं, उनके पीरियड में इजाफा आता है। इंक्रीजिंग इन्वेंट्री पीरियड, यूजुअली जब एक्टिविटी बढ़ती है, इन्वेंट्री बढ़ती है, तो उसमें भी इन्वेंट्री पीरियड भी आप बढ़ जाता है नेचुरली, क्योंकि कंपनी ट्राइज टू होल्ड हायर इन्वेंट्री लेवल्स टू केटर फॉर ग्रोइंग सेल्स वॉल्यूम। वैसे तो हम कहते हैं कि सेल्स वॉल्यूम का इन्वेंट्री के हिसाब से एक मैच रखा जाता है, एक बैलेंस में हम लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन जब सेल्स ग्रोथ में होती हैं तो बिजनेसेस चाहते हैं कि हम कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए, तो एहतियातन उनको, क्योंकि स्टेबल नहीं है, सेल्स ग्रोइंग ट्रेंड पे हैं, तो उस ग्रोइंग ट्रेंड को केटर करने के लिए वो एक्स्ट्रा स्टॉक कैरी करना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्वेंट्री डेज बढ़ जाते हैं। डिटेरियोरेटिंग करंट एंड क्विक रेशियोज, ये भी सिम्टम है जी, आपकी लिक्विडिटी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास कैश बैलेंस आपका उड़ जाता है, आपके क्योंकि सारा पैसा जो जा रहा है वो डेटर्स में ब्लॉक होता जा रहा है, क्योंकि आपके डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं सेल्स बढ़ने की वजह से, और आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है टू मीट योर क्रेडिटर्स, जो कि सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके लैंडलॉर्ड रेंटल्स हो सकते हैं, बैंकों के इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके क्विक एंड कैश क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो आपकी डिटीरियोरेट होती हैं। इंक्रीजिंग सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, सेल्स ओवर नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सेल्स ग्रो करते जा रही है, नेट वर्किंग कैपिटल आपका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो इंक्रीजिंग सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये भी आपकी ओवर ट्रेडिंग की निशानी है। डिक्लाइनिंग कैश और इंक्रीजिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दीज आर द सिम्टम। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके है आपके पास क्वेश्चन बैंक में हमारे पास आपने हमारे नोट्स में, वो ओवर ट्रेडिंग के ऊपर ही है, तो मैं वो आपकी होम असाइनमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे आ रही होती है कि आपको एक कंपनी का फाइनेंशियल डाटा दिया जाएगा, 2 सालों का डाटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बताइए क्या ये कंपनी ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रही। तो आपने कोई कंपनी ओवर ट्रेडिंग में है या नहीं है, उसके लिए ये सारे सिम्टम्स जो आपको दिए गए हैं, ये तमाम रेशियोज आप ओवर द पीरियड देखते हो। ओवर द पीरियड सेल्स ग्रोथ क्या है, डेटर डेज पहले क्या थे, आप क्या हैं, क्रेडिटर डेज पहले क्या थे, आप क्या वर्किंग सेल्स टू टर्नओवर रेशियो पहले, वर्किंग कैपिटल रेशियो पहले क्या थी, आप क्या। सो ये तमाम आप ट्रेंड्स देखते हो इस इन्फॉर्मेशन के, और फिर ट्रेंड्स की बेस पे आप फैसला करते हो कि कंपनी ट्रेंड्स में इंडिकेशंस देखते हो, ज़्यादातर सिम्टम्स कहाँ को जा रहे हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, तो आप ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं उनको देख के फिर फैसला करते हो। किसी एक फैक्टर के ऊपर फैसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 7-8 फैक्टर है, तो 7-8 में से अगर कोई 5-6 फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं, देन यू कैन से हाँ जी शायद हम ओवर ट्रेडिंग जोन में एंटर हो रहे हैं या ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यू मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑल दीज टर्म्स, इन तमाम रेशियोज और टर्म्स को आपको कैलकुलेट करना आता है, यूर फेमिलियर विद दीज। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा कि ये हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे होती है? जैसे मैंने कहा इट में लीड टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कैसे आएगी कि आपका सारा पैसा कैश डेटर में फंसता जा रहा है, आपका लेंडर आ गया जी मेरा इंटरेस्ट, मेरा रीपेमेंट डेट की ड्यू है, पेमेंट कीजिए, एंड यू डोंट हैव द कैश, कि सारा पैसा डेटर में फंसा हुआ है। यू फेल टू रेज एडिशनल कैपिटल। तो हुआ क्या कि आपके करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग में फिर आपकी रिलायंस शॉर्ट टर्म सोर्सेज पे आ गई, आपने पेबल्स को स्क्वीज कर दिया आपने, तो पेबल्स में get annoyed and they may drag you to liquidation. So over trading is very harmful. So every company must try to avoid entering into this zone. Especially ये मतलब ओवर ट्रेडिंग इसलिए भी ज़रा अजीब सा फिनोमेना होता है ना कि हम एज अ फाइनेंस मैनेजर इससे मिसलीड हो जाते हैं। जनरली एक लेमैन तो मिसलीड हो कि जी बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके सुनने के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी नहीं, हम कहें जी शेयर होल्डर्स से हम खिताब कर रहे हैं कि जी आपके बिजनेस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आपके बिजनेस की सेल्स डबल हो गई हैं और इंशाअल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर, लेकिन बराए मेहरबानी हम आपको 20% के राइट शेयर इशू कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब कर दें। और शेयर होल्डर कहेंगे जी जनाब बिजनेस ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आप हमें डिविडेंड दें, आप हमें पैसे दें, आप हमसे पैसे मांग क्यों रहे हैं? ये तो शेयर होल्डर की सोच हो सकती है, बट एक फाइनेंस मैनेजर की सोच ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस मैनेजर भी इससे डिसीव बात हो जाते हैं इफ़ दे आर नॉट वाइज इनफ टू हैव ग्रिप ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। हमें समझना चाहिए कि बिजनेस जब ग्रो करता है टू सपोर्ट हायर एक्टिविटी वॉल्यूम यू नीड हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल।
तो भाई हायर एक्टिविटी पे ले जा रहे हो बिजनेस को, तो हायर कैपिटल भी साथ दोगे, तो हाई कैपिटल हाई एक्टिविटी विल लीड टू हायर प्रॉफिट्स देन हायर डिविडेंड। तो अगर आपने हायर एक्टिविटी को अचीव कर लिया, साथ हायर कैपिटल सपोर्ट में नहीं डाला, तो इट इज़ ओवर ट्रेडिंग। ठीक है जी। तो बहरहाल इसका रेमेडियल एक्शन है। सबसे पहले तो जैसी बात इशू आया क्यों कि आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, कैपिटल नहीं डाला, सबसे बेहतरीन हल तो यह है कि फ़ौरन कैपिटल अरेंज करिए, कैपिटल वर्किंग कैपिटल अरेंज कीजिए, लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा अरेंज कीजिए, बिजनेस में इंजेक्ट कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट यूजफुल रेमेडी। अगर आप फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाते या सफिशिएंटली अरेंज नहीं हो रहा, आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्रूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था डेटर डेज बढ़ रहे हैं, तो डेटर डेज अगर हमारी इनएफिशिएंसी से बढ़ रहे हैं, तो हम अगर अपने जो डेट कलेक्शन हमारा डिपार्टमेंट है उसको ज़रा रिविजिट करें, उसको ज़रा उसकी कोई मॉडिफिकेशन करें, उसमें एसओपीज उसमें लेके आएँ ताकि हम जल्दी डेटर से कलेक्शन कर सकें, डेट पीरियड को नीचे लेके आएँ तो जल्दी पैसे आ जाएंगे, तो लायबिलिटी मैनेजमेंट में हमें कुछ आसानी हो जाएगी, कुछ ब्रीदर वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें वहाँ से भी सफिशिएंट ब्रीदर नहीं मिलता, हम फाइनेंस भी अरेंज नहीं कर पा रहे, तो द लास्ट रेमेडी वी शुड कट डाउन ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। हम अपने एक्टिविटी लेवल ही नीचे ले आएँ, क्योंकि अगर हम फाइनेंस अरेंज नहीं कर पा रहे और हायर एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट करेंगे तो वी मे गो इनटू लिक्विडेशन। हम ओवर ट्रेडिंग के थ्रू लिक्विडेशन में जा सकते हैं। सो सर्वाइव करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा भी कमा लेंगे, लेकिन सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि आप ओवर ट्रेडिंग जोन से निकलिए। तो लास्ट रेमेडी ये है कि भाई अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो एक्टिविटी लेवल ही नीचे ले आओ, उस लेवल पर जहाँ पर आपको फंड्स आपके मैच करते हों। अच्छा, ये आपका 2 इलस्ट्रेशन में यहाँ पे होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो जैसे मैंने कहा ये तो है आपका ओवर ट्रेडिंग के ऊपर ही, जिसमें आपको यकीन जो सर्टेन डाटा आपको गिवन होगा, आपको जैसे मैंने ट्रेंड बताया कि आपको रेशियोज कैलकुलेट करके कंपैरिजन करना है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे 2 से मैंने सवाल आपसे डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ कि मैंने इससे थोड़ा सा सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन हमें शायद समर 19 में आया, तो वो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन उससे ज़रा बेसिक लेवल का है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। समर 19 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे क्लासरूम में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि उसमें कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है। तो समर 19 का क्वेश्चन इंशाअल्लाह मैं आपसे लेटर स्टेज पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस स्टेज पर क्वेश्चन 3 और 4 आपकी होम असाइनमेंट है, उनको जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। हम अब आगे मूव करते हैं अपने स्पेसिफिक जो हमारे एसेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट की तरफ। और पहला एसेट जिसकी हम डिस्कशन में जा रहे हैं दैट इज़ डेटर्स मैनेजमेंट, कि डेटर्स को कैसे मैनेज किया जाए। डेटर्स मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है जी कि कंपनी मस्ट डेवलप अ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में के लिए जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल जो ये आपने क्रेडिट कंपनी की पॉलिसी जो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड बनती है, क्रेडिट पॉलिसी बनती है, उसमें जनरली किन फैक्टर्स को देखना ज़रूरी होता है क्रेडिट पॉलिसी सेट करते हुए, जिसमें आपने क्रेडिट पीरियड सेट करने हैं, जिसमें आपने क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, क्रेडिट पे सेल करनी है या नहीं करनी एट ऑल, ये चीज़ें देखनी है। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, आपकी कंपैटिटर की टर्म कैसी है, रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है। फाइनेंस कॉस्ट अगर हाई है, क्योंकि डेटर्स के पास जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपका, वो पैसा किसी सोर्स से रेज हुआ है ना, कहीं से फाइनेंस रेज करके डेटर्स में इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट लो है तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट यू लेस, यू कैन अफोर्ड टू फॉलो जेनरस क्रेडिट टर्म। लेकिन फाइनेंस की कॉस्ट अगर हाई, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, इट विल बी कॉस्टली फॉर यू टू सेल ऑन क्रेडिट टर्म। तो बहरहाल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसमें हमें क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश करना पड़ता है अगर आप चीज़ें उधार पे बेचेंगे। तो ये वो फैक्टर है इनको देख के आप क्रेडिट पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है। और उसके बाद उसके जो मेन स्टेप्स अगर हम देखें कि एक जो फेजेस देखें क्रेडिट, जो एक क्रेडिट सेल्स के ओवरऑल प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले आपकी जो कस्टमर आपके पास आते हैं, नए कस्टमर आए, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करना, कि आपने नया कस्टमर जब भी किसी कंपनी के पास आता है तो हर नए कस्टमर को कंपनी उधार पे क्रेडिट पे सेल कमिट नहीं करती। यूजुअली क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास उनको भेजा जाता है फॉर द असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, जिसमें क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी उनकी मार्केट से हिस्ट्री चेक करेगी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगी, मे बी उनके जो अदर सप्लायर हैं उनसे इनकी रेपुटेशन देखेंगे, और जिसके बाद वो फिर अगर दे आर सेटिस्फाइड विद द रिप्यूट दे मे ग्रांट, दे मे अप्रूव कि जी इस पार्टी को हम क्रेडिट वर्दी समझते हैं, इसको हम उधार पे चीज़ें बेच सकते हैं।
देन क्रेडिट वर्दिनेस जब सेट होगी तो उसमें अप्रूव होगी तो उसमें क्रेडिट लिमिट सेट करना ज़रूरी है। क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है जिसमें आप अमाउंट भी डिसाइड करते हैं कि कितना उधार देना है और पीरियड भी डिसाइड करते हैं कितनी देर का उधार देना है। फॉर एग्जांपल अ न्यू पार्टी में बी गिवन अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 100,000 एंड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 वीक्स। लेकिन अगर आप एक पार्टीज के लेन देन से सेटिस्फाइड हैं, एक साल से आपके साथ चल रही है, तो यू मे डिसाइड टू एक्सटेंड द क्रेडिट लिमिट टू 500,000 एंड क्रेडिट पीरियड टू मे बी 1 मंथ। तो दैट डिपेंड्स। शुरू में हमेशा आप नए कस्टमर के साथ लो लिमिट एंड लो पीरियड से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली आगे चलते हैं। तो क्रेडिट वर्दिनेस असेस होगी, क्रेडिट लिमिट सेट होगी, उसके बाद क्रेडिट सेल्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसमें भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप क्रेडिट लिमिट को मॉनिटर करके चलें। क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है फॉर मॉनिटरिंग, तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है कि क्रेडिट लिमिट को मॉनिटर करके वो चलें। यूजुअली तमाम क्रेडिट कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाए जाते हैं, वेट करवाए जाते हैं कि जनाब कस्टमर का नया ऑर्डर आया, बताइए इसके पिछले सारे जो ऑर्डर्स हैं वो लिमिट्स के मुताबिक क्लियर होते जा रहे हैं, इसका आउटस्टैंडिंग लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। क्रेडिट लिमिट सेट होगी, क्रेडिट उसके बाद मॉनिटरिंग होनी है और इनवाइस हमें जब इशू करनी है प्रॉम्प्टली करनी है और जो फॉलोअप हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ एक जनरल क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं या प्रोसेस कह लें जो होते हैं। अच्छा, देन देयर आर सर्टेन की कैलकुलेशन जो हमें सीखनी है। एक एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप किसी कस्टमर को जब फाइनेंस करते हैं तो हमारा डेबिट साइड पे एक एसेट फाइनेंस हुआ और उसकी फाइनेंसिंग के लिए डेफिनेटली कहीं से फाइनेंस रेज किया जाता है, एक लायबिलिटी भी हमारी अगेंस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस से खड़ी होती है। तो यूजुअली इट इज़ common practice to calculate cost of financing debtors using this simple equation. Equation क्या जी, आप receivable balance into overdraft interest rate। यूजुअली हम समझते हैं कि डेटर्स की फाइनेंसिंग को हम ओवरड्राफ्ट कर, जो ओवरड्राफ्ट हमारा है डेटर्स को हम ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि डेटर्स से कलेक्शन जो आती है वो हमारे इमीडिएटली ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जाती है और ओवरड्राफ्ट अकाउंट को लोअर करती है। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट चूँकि डेटर्स की फाइनेंसिंग से, अगर डेटर्स की रिकवरी हमारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जमा होनी है, उसने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को लो करने में हेल्प करना है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी कन्वेंशन जो रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही रहती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल हम करते हैं रिसीवेबल बैलेंस इनटू ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटर बैलेंस मोर और लेस एक ही लेवल पे थ्रू आउट द ईयर स्टैंड करेगा, तो उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट भी हमारा सेम लेवल पे लगभग स्टैंड कर रहा होगा। ड्यू टू ओवरड्राफ्ट की रीज़न तो डेटर्स के अलावा भी कई होंगी, लेकिन हम डेटर्स का बैलेंस हम समझते हैं कि सारे का सारा हमारे लिए ओवरड्राफ्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेज कर रहा होगा। रिसीवेबल बैलेंस का फार्मूला हम पहले ही सीख चुके हैं, डेटर्स बैलेंस फार्मूला निकालना, ये हमने लास्ट एक्टिविटी जो हम करते आ रहे थे उसमें हमारी बात हो चुकी है। एक छोटी सी एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं जी हम डेटर्स मैनेजमेंट के ऊपर, फिर हम आगे चीज़ें कैरी करेंगे, जिसमें यही दो कैलकुलेशन जो मैंने आपसे शेयर किए हैं इन्हीं को बात करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 7 परवेज लिमिटेड की जी ये इलस्ट्रेशन है। 20 मिलियन की जनाब इसकी सेल्स हैं फॉर द प्रीवियस ईयर। द रिसीवेबल एट द एंड वर 4 मिलियन एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल इज कवर्ड बाय एन ओवरड्राफ्ट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12। अगर ये बात ना भी कहे तो ये नॉर्मल हमारी अजम्पशन होती है कि फाइनेंसिंग रिसीवेबल ओवरड्राफ्ट के थ्रू ही की जा रही है। रिक्वायरमेंट है जी, calculate the receivable days for pervase and calculate annual cost of financing receivable। तो ये दो फार्मूलाज अभी मैंने आपसे शेयर किए, उनको मैं आपसे यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है जी रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज का फार्मूला है जी आपका डेटर बैलेंस। Receivable days is your debtors balance over credit sales into 365। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा डेटर बैलेंस अवेलेबल है वो 4 मिलियन है। क्रेडिट सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम ऑल द सेल्स विल बी क्रेडिट इनटू 365। इट इज़ 73 डेज। ये हो गया जी। और दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ एनुअल, कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल उसके लिए हमने जो फार्मूला अभी देखा पिछली स्लाइड में, दैट इज रिसीवेबल बैलेंस इनटू ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट। हमारा रिसीवेबल बैलेंस 4 मिलियन है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट इज 12%, so it comes to rupees 0.48
408 मिलियन या 480,000। ये जी हमारे पास आ गई दो कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन है डेटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपसे शेयर की, जिसमें से ये कैलकुलेशन डेज़ की तो हम पहले भी कर चुके थे। ये कैलकुलेशन जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल की नई कैलकुलेशन है जिसमें हमने बात की। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डेटर्स मैनेजमेंट की तरफ। हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स हैं डेटर मैनेजमेंट में, हमारा मेन जो चैलेंज होता है कस्टमर को जब आपने क्रेडिट वर्थिनेस की क्रेडिट लिमिट मॉनिटर करते हुए उसको सेल कर दी, फॉलोअप कॉल दे दी, मकसद हमारा है कि हम जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर कर लें। ड्यू डेट से भी पहले हो जाए तो क्या ही बात है, ड्यू डेट तो लिमिट है लेकिन ड्यू डेट से पहले भी आ जाए तो हमारा फ़ायदा है। उसके लिए डिफरेंट टूल जो हम यूज़ करते हैं, एक टूल है ड्यू डेट से पहले पैसा रिकवर करने का, ऑफरिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। इसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, लेकिन एग्ज़ाम में हमें जो आता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यूएशन आती है। एग्ज़ाम में हमें एक डिस्काउंट ऑफ़र बता दी जाती है कि हमारी कंपनी ये डिस्काउंट स्कीम कस्टमर्स को ऑफ़र करने के बारे में सोच रही है, तो बताइए ये फीजिबल है या नहीं है। तो हम जैसे देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है जी। देयर आर 3 एडवांटेजेस एंड देयर ओनली 1 डिसएडवांटेज जो यहाँ पे लिखा गया है। मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिर्फ वही लिस्ट किए हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस की फाइनेंशियल वैल्यूज़ बनती हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट, डिसएडवांटेजेस कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट। और इसका फैसला हमें कोई डिस्काउंट स्कीम ऑफर करने को कहा जाएगा, उसके वो हमें ऑफर करनी है या नहीं करनी, तो उस स्कीम के हम बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं, उस स्कीम के हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एनुअल टर्म्स में, और फिर फैसला दे देते हैं कि अगर एनुअल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर मोर देन द कॉस्ट, हम कहते हैं स्कीम ऑफर कर देनी चाहिए। लेकिन अगर हमें नजर आए कि एनुअल कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट स्कीम विल बी मोर देन द एनुअल बेनिफिट्स, तो हम डिस्काउंट स्कीम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बेनिफिट्स में हमारे पास लिस्ट है जी। अगर हम अर्ली डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो कस्टमर अर्ली पे करेगा। अर्ली पेमेंट की वजह से कस्टमर से हम पैसा जल्दी आने की वजह से अपना ओवरड्राफ्ट अकाउंट जल्दी एडजस्ट करेंगे, हमारे ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी सेव हो पाएगी। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करने से आपके कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट टर्म्स मिलती है, एंड एट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट टर्म, कि भाई चाहे तो 30 दिन में दे दो, चाहे तो 10 दिन में दे के डिस्काउंट ले लो 2% का। तो ये जब अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ये पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, तो जो कैश रिच कस्टमर हैं वो हो सकता है आपके पास अट्रैक्ट हो जाएं, एंड दिस में लीड टू इंक्रीज सेल 10 एडिशनल कंट्रीब्यूशन, ये भी इसका बेनिफिट आ सकता है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब अर्ली रिकवरी आएगी तो आपके बैड डेट्स में भी कमी आ सकती है, क्योंकि बैड डेट्स वही होते हैं डेट्स जो ओल्ड हो जाए। तो बाय ऑफरिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट यू आर प्रिवेंटिंग योर डेट्स फ्रॉम गेटिंग ओल्ड। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके बैड डेट्स में भी कमी आएगी। और मेजर डिसएडवांटेजेस का एक ही है फाइनेंशियल लॉस जो आता है कि डिस्काउंट इटसेल्फ इज़ अ कॉस्ट। आप कुछ बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो लेकिन उन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको एक कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। तो यूजुअली हमें जो स्कीम दी जाएगी ऑफ़र एवेल्यूएट करने के लिए, उसमें हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करके देख पाते हैं कि क्या बेहतर है हमारे लिए। अच्छा जी, अब एक फार्मूला जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला आपके पास है जी। ये फार्मूला हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी पीछे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की जो मैं आपसे टर्म डिस्कस कर रहा था, हम इस फार्मूले की मदद से हम अपनी ऑफ़र की एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में भी आपसे शेयर करता हूँ। इस फार्मूले की मदद से हम अपनी डिस्काउंट ऑफ़र की जो एनुअल कॉस्ट है वो मेजर कर लेते हैं। और ये एनुअल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं किस लिए, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट सेव करने के लिए। तो हम एनुअल कॉस्ट को ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हैं कि डिस्काउंट की कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं क्यों, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बचाने के लिए। तो ये बेनिफिट है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट से हम फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ख्याल रखने की बात है, ओनली यूज़, ये सिर्फ मेथड तब यूज़ होगा जब हमारा बेनिफिट सिर्फ एक है। कॉस्ट तो हमने इस लिस्ट में देखा था ना, कॉस्ट तो है ही एक डिस्काउंट, लेकिन बेनिफिट में हमारे पास चीज़ें ज़्यादा थी। 3 बेनिफिट्स की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन ये जो टूल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट ऑफर वैल्यूएशन, जिसमें मैंने कहा जी डिस्काउंट की एनुअल कॉस्ट बनाइए और उस कॉस्ट को कंपेयर कर लीजिए ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट से, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर लीजिए। तो भाई ये कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट तभी हो सकता है जब ओनली बेनिफिट, डिस्काउंट ऑफर करने का ओनली बेनिफिट इज इंटरेस्ट सेविंग, एक ये, और दूसरा
आपके तमाम कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो फिर ये वाला मेथड जो हम सीखने जा रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा मेथड अप्लाई होगा, उस पर भी बात करेंगे। ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, पहले हम इसको देख लें। मैंने फिर बता दूं ये कब यूज़ हो सकती है ये कैलकुलेशन, जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हों। तमाम कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं एंड देयर इज ओनली वन बेनिफिट, इंटरेस्ट सेविंग ऑन ओवरड्राफ्ट। अच्छा जी, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं जी, जिसके बाद फिर हम मज़ीद इस पर अगर इस मैथड पर कोई डिस्कशन रह गई है तो उस पर करते हैं। ये फार्मूला है जिसको हम उठा लेते हैं पहले। अच्छा जी, हमारी रिक्वायरमेंट है व्हाट इज़ द इफेक्टिव एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट। इफेक्टिव एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट एंड शुड इट बी ऑफर्ड इफ़ द बैंक वुड लोन द कंपनी एट 18%। क्या ये डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए अगर बैंक का लोन रेट 18% है? A company is offering a cash discount of 2.5% to receivable if they agree to pay debts within 1 month. The usual credit period taken is 3 months. 2.5% डिस्काउंट अगर आप विदिन 1 मंथ पे कर दें, अगर आप 2.5% डिस्काउंट अवेल नहीं करते विदिन 1 मंथ पे करके, तो मैक्सिमम पीरियड अलाउड इज 3 मंथ। अब जी ये फार्मूला है, इसकी एप्लीकेशन पे हम जाते हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट लेने के लिए जी 1 प्लस डिस्काउंट में हम यूजुअली परसेंटेज फीड करेंगे। परसेंटेज जो फिगर है 2.5, डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है 2.5 है। अमाउंट लेफ्ट टू पे आफ्टर डिस्काउंट वो 100 माइनस 2.5 है जी। और ये सॉरी ये जो वैल्यू है ये इट इज़ पावर, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो में यहाँ पे गलती होगी बुक में, मैं पावर पॉइंट पे आपसे सीख शेयर कर रहा था। ये इसकी पावर है जी, ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नंबर ऑफ़ पीरियड्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड से क्या मुराद है, ये इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड से क्या मुराद है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउड इज़ 3 मंथ्स और क्रेडिट पीरियड टू अवेल डिस्काउंट इज़ 1 मंथ। तो जनाब कितने पीरियड हमें अर्ली कस्टमर से रिकवरी चाहिए, ये कितना एक्सपेडाइट करना है। रिडक्शन इन क्रेडिट पीरियड रिक्वायर्ड, तो हम देख रहे हैं 2 मंथ्स। हमें 2 महीने अर्ली पेमेंट कस्टमर से रिक्वायर्ड है अगर वो डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं। अब ये जो हम नंबर ऑफ़ पीरियड्स की बात कर रहे हैं ना, वो है जी ये 2 महीने, ये दिस पीरियड, हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। ये जो ये हमने जब बात की ना, ये इस पीरियड की बात है। और ये है नंबर ऑफ़ पीरियड्स इन अ ईयर, एन जो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे एन भी फीड कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स इन अ ईयर है। तो ये 2 मंथ्स पीरियड साल में कितनी दफ़ा आते हैं, तो 12 मंथ ओवर 2 कर दीजिए, तो आपका जो नंबर ऑफ़ पीरियड आते हैं वो 6। तो ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स की कैलकुलेशन मैंने आपसे शेयर की। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउड 3 मंथ्स है। डिस्काउंट लेने हैं तो उसके लिए 1 मंथ आपको में पेमेंट करनी है। इसका मतलब आपको अर्ली पेमेंट कितनी करनी पड़ी है, 2 मंथ्स अर्ली पेमेंट करनी पड़ी है। तो हम इस 2 मंथ पीरियड की बात कर रहे हैं। ये पीरियड साल में कितनी दफ़ा आते हैं, तो हमारा जनाब साल में 6 दफ़ा ये पीरियड आते हैं। तो जनाब 6 इज़ द वैल्यू। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ से एनुअल डिस्काउंट रेट क्या आता है। यहाँ से जी हमें एनुअल डिस्काउंट रेट मिल रहा है 16.41%। ये एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट है, दिस इज़ एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। अगर कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो ओवरड्राफ्ट से रेट से, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 18%। अब 18% आपका बेनिफिट है कि अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करो और 16.41% कॉस्ट इनकर कर दो, तो अर्ली रिकवरी की मदद से आप ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट में 18% सालाना बचा सकते हैं। और चूंकि अब बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, तो हमसे उसने पूछा व्हाट इज द एनुअल डिस्काउंट एंड शुड इट बी ऑफर्ड। 2 क्वेश्चन थे, तो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट तो ये आ गया, और चूंकि बेनिफिट ज़्यादा हैं सो ऑफ डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड। शुड इट बी ऑफर्ड, तो हम कह रहे हैं डिस्काउंट
should be offered. So annual cost of discount measure करना, उसको ओवरड्राफ्ट रेट से कंपेयर करके स्कीम को वैल्यूएट करना। लेकिन जैसे मैंने कहा ये वैल्यूएशन सिर्फ उस फेज में की जाएगी जहां पे ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं विद एंड, ठीक है जी। इफ वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां पे इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन मीट नहीं हो रही, ठीक है जी, इन दोनों में से, ये दोनों में से कोई कंडीशन मीट नहीं होती, कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं होती, तो फिर हमें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की तरफ जाना पड़ता है। हम एनुअलाइज्ड बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट क्या है और एनुअलाइज्ड बेसिस पे हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। तमाम जो बेनिफिट्स हैं इनको भी एनुअल टर्म में मेजर करेंगे और कॉस्ट को भी एनुअल टर्म में मेजर करेंगे और फिर हम फैसला करते हैं। तो वी हैव टू इलस्ट्रेशन ऑन दिस एरिया एज वेल। इलस्ट्रेशन 9 पे बात करते हैं जी। पहले हम इलस्ट्रेशन 9 पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस पर भाई जो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट है जी, शुड परवेज लिमिटेड इंट्रोड्यूस द ऑफर इफ 40% ऑफ द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप द डिस्काउंट। तो भाई यहाँ पे तो पहले पॉइंट पे ही वो रिजेक्ट हो गया मेथड, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था कि ये जो एनुअल परसेंटेज वाला मेथड है ये तब इस्तेमाल होगा जब ऑल कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू वेट डिस्काउंट। तो इलस्ट्रेशन 9 में तो उसने पहले रिक्वायरमेंट में ही नजर आ गया ओनली 40% कस्टमर विल टेक अप डिस्काउंट। इसका मतलब सारे कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेने वाले, तो सारे कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेने वाले तो एनुअल परसेंटेज वाला मेथड नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज वाला मेथड चलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज वाला मेथड सिनेरियो पढ़ते हैं, फिर इस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं। परवेज लिमिटेड हैज सेल ऑफ 20 मिलियन फॉर द प्रीवियस ईयर, रिसीवेबल फॉर द पीरियड एंड वाज 4 मिलियन। ये तो वही डाटा जो हमने पिछली इलस्ट्रेशन में देखा था। एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज कवर्ड बाय ओडी एट द रेट ऑफ 12%। ये तो वही डाटा हो गया जो हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखा था। इट इज नाउ कंसिडरिंग ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर पेमेंट ऑफ डेट विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज पेमेंट आ जाए तो 2% का डिस्काउंट है। इसका मतलब अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो जो पहले टर्म्स चल रही हैं वही चलती रहेंगी। और पहले टर्म क्या चल रही हैं, हम पिछली इलस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन कैरी कर लेते हैं। वो थी जी करंट डेटर डेज जो थे वो थे 73, पिछली इलस्ट्रेशन में हमने कैलकुलेट किए थे। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आने वाली है शायद आगे चल के, तो इसी को लेके चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है जी बताइए कि क्या हमें डिस्काउंट ऑफ़र करनी चाहिए, शुड परवेज लिमिटेड इंट्रोड्यूस दिस ऑफर। पहली बात तो हमने फैसला कर लिया, चूंकि 40% कस्टमर ने डिस्काउंट लेना है तो हम एब्सोल्यूट मेथड पे जा रहे हैं। हम एब्सोल्यूट मेथड पे जा रहे हैं। हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल वैल्यूज़। एनुअल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें बेनिफिट होगा, जिसमें कॉस्ट होगी। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हमें इस सिनेरियो में इलस्ट्रेशन 9 में जो बेनिफिट नज़र आ रहा है वो अर्ली रिकवरी है। अर्ली रिकवरी से इंटरेस्ट सेविंग है और जो कॉस्ट नज़र आ रही है दैट इज़ द डिस्काउंट। और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकेंगे कि हमारे पास नेट इम्पैक्ट क्या है। नेट हमारे पास कॉस्ट आ रही है या नेट हमारे पास बेनिफिट आ रहा है, जिसके बाद हम फैसला दे पाएंगे कि स्कीम हमें ये ऑफ़र करनी है कि नहीं करनी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डिस्काउंट की कैलकुलेशन है वो मैं यहीं पे शेयर कर लेता हूँ आपके इसके सामने ही। यहाँ पे एक जो नॉर्मली लोगों को गलती लगती है कि शायद हमने कस्टमर से मुराद ये रिसीवेबल्स हैं। तो भाई रिसीवेबल्स तो वो कस्टमर्स हैं हु हैव नॉट येट पेड। नॉर्मली जब भी डिस्काउंट स्कीम होती है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस तरह की ऑफर्स आप हर कस्टमर को एट द पॉइंट ऑफ सेल देते हैं। देखिए ना, आपने उसको ऑफर क्या दे रहे हो कि विद इन 10 डेज पे कर दोगे भाई तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो 4 मिलियन के कस्टमर हैं इनमें से तो किसी को 60 दिन हो गए, किसी को 65 दिन हो गए, किसी को 72 दिन हो चुके हैं। इनको तो ये ऑफर नहीं की जाती। ऑफर ये की जाती है यूजुअली हर कस्टमर को, ऑलवेज, इनफैक्ट ऑलवेज हर कस्टमर को एट द पॉइंट ऑफ सेल। और नॉर्मली इस तरह की जो स्कीम डेवलप की जाती है ये साल के शुरू में डेवलप करके पूरे साल के लिए लॉन्च कर दी जाती है, एक सर्टेन पीरियड के लिए लॉन्च की जाती हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम कि दिस स्कीम जिसकी हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं दिस विल बी लॉन्च फॉर द होल ऑफ द ईयर। तो हमें एनुअल डाटा को लेकर चलना है। तो हम इसीलिए मैंने आपसे जो बात की यहाँ पे कि हम एनुअल बेसिस पे वैल्यूएशन करने जा रहे हैं।
तो हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट लेनी है। तो एनुअल बेसिस पे हमारे कस्टमर कितने हैं, वो ये हैं जी। एनुअल कस्टमर से मुराद सेल्स रेवेन्यू की फिगर ली जाती है। ये हमारे कस्टमर्स हैं, इसमें से 40% डिस्काउंट अवेल करेंगे। डिस्काउंट कितना करेंगे, 2%। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट विल बी 20 मिलियन इंटू 40% इंटू 2%। यहाँ से हमें हमारी एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगी। ये जनाब 160,000 आती है। ये हमारी एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट आ गई। अच्छा जी, अब हमें चाहिए इंटरेस्ट सेविंग। इंटरेस्ट सेविंग के लिए मैं एक वर्किंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंटरेस्ट सेविंग की जो वैल्यू कैलकुलेट करने के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, और कुछ 19-20 मेथड का भी फ़र्क होता है, जिससे बाद का 19-20 वैल्यूज़ भी बदल जाती हैं। तो पहली बात, फॉर्मेट की जब बात करते हैं तो मैं आपसे कोशिश करूँगा एक ही फॉर्मेट में आपसे शेयर करूँ और उसी फॉर्मेट पे हम काम करते चलें। वैसे डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट फॉर्मेट पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लासरूम में मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही फॉर्मेट पे लेके चलता रहूँ। बेशक अंडर सर्टन सिचुएशन वहाँ पे 1 मिनट शायद आपको ज़्यादा लग रहा होगा। अब मेथड फॉर्मेट बी पे जाएंगे तो शायद 1 मिनट वो बचा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि क्लासरूम डिस्कशन में हम उस चक्कर में नहीं जाते। हाँ, विद योर रिविजन एंड प्रैक्टिस इफ़ यू आर एबल टू डेवलप सच ग्रिप ऑन द टॉपिक कि आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 1-1 मिनट बचाने के लिए फॉर्मेट को स्विच करना चाहो तो विद कमांड यू कैन डू इट ऑन योर ओन। लेकिन क्लासरूम में मैं कोशिश करूँगा मैं एक ही फॉर्मेट पे बात करता चलूँ। अच्छा जी, इंटरेस्ट सेविंग कैलकुलेट करने का जो वर्किंग वन तरीका होता है वो आप करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आप ले लीजिए। एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आप कैलकुलेट कीजिए, हमारी करंट क्या है और हमारी रिवाइज्ड क्या हो जाएगी, और यहाँ से आप इंटरेस्ट सेविंग की फिगर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल का फार्मूला अभी हमने कुछ देर पहले शेयर किया था। वो होता है जी रिसीवेबल बैलेंस इनटू ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट। तो करंट रिसीवेबल बैलेंस तो हमें पता है 4 मिलियन इंटू ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 12% ले लीजिए, तो ये तो आती है जी 480,000। करंट रिसीवेबल्स इनटू ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली रिवाइज्ड आपने जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल निकालना है तो आपको रिवाइज्ड रिसीवेबल चाहिए और उसको 12% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब रिसीवेबल आपके सेम नहीं रहने वाले। रिसीवेबल सेम क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर करने से कुछ कस्टमर आपको अर्ली पे कर रहे होंगे। तो अब इसके लिए हम वर्किंग 1.1 बना लेते हैं कि हमारे रिसीवेबल्स अब क्या होंगे। ये एक स्टैंडर्ड वर्किंग पैटर्न है। आगे कितने ही सवालों में, एक एग्जामिनर क्वेश्चन में हम यही वर्किंग यूज़ कर रहे होंगे। वर्किंग 1.1, हमारे अब रिसीवेबल की 2 कैटेगरीज होने जा रही हैं जी। एक कस्टमर अवेलिंग डिस्काउंट और दूसरी कैटेगरी है कस्टमर्स नॉट अवेलिंग डिस्काउंट। इन दोनों कस्टमर्स के हम 2 रिसीवेबल बैलेंस बनाएंगे और उनका टोटल यहां पे ले लेंगे, टोटल रिसीवेबल्स, क्योंकि दोनों का डेटर्स पीरियड फ़र्क होने वाला है। जैसे जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे उनकी बात पहले कर लेते हैं। जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे वो 20 मिलियन का 60% है। ये वो कस्टमर जो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे। तो ये सेल्स टू द कस्टमर नॉट अवेलिंग डिस्काउंट आ गए। हम वर्कआउट कर रहे हैं रिसीवेबल रिवाइज्ड रिसीवेबल बैलेंस। तो रिसीवेबल बैलेंस डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, एक सेल्स पे और दूसरा क्रेडिट पीरियड पे। ठीक है जी, जैसे आपको समझाया हुआ है कि रिसीवेबल डेज 50 का मतलब क्या है कि डेटर बैलेंस 50 दिन की सेल के बराबर है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम यहाँ पे रिसीवेबल बैलेंस वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कस्टमर जो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे। जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे उनका रिसीवेबल पीरियड कितना है, तो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया। मैं रीवर्क नहीं कर रहा, इलस्ट्रेशन 7 में हमने ऑलरेडी ये वैल्यू वर्कआउट किया, 73 डेज हैं। इसका मतलब जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे डिवाइड विद 365, एक दिन की सेल इंटू 73 डेज की सेल, उनका रिसीवेबल बैलेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। जनाब उनका रिसीवेबल बैलेंस आ गया आपका 2.4 मिलियन। अच्छा, अब जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं
जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं वो तो पे कर देते हैं विद इन 10 डेज, तो उनका रिसीवेबल डेज हम अज्यूम करेंगे 10 डेज ही होगा, हम अज्यूम करेंगे वो 10वें दिन ही पे कर रहे होंगे। तो अच्छा, इसमें एक सर आपने कैच रखना है, आपको कहीं किसी एडिशन में, किसी सोल्यूशन में, किसी बुक में या थोड़ी सी डिफरेंस आपको नज़र आ सकता है कि रिसीवेबल बैलेंस कैलकुलेट करते हुए क्या हम सेल्स को डिस्काउंट के लिए एडजस्ट करें या ना करें। तो ये दोनों अप्रोचेज एक्सेप्टेबल हैं। आईकैप में 99.9% केसेस में सेल्स को डिस्काउंट के लिए एडजस्ट करके रिसीवेबल बैलेंस, नेट सेल्स पर रिसीवेबल बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारी है नेट सेल्स टू द कस्टमर हु आर अवेलिंग डिस्काउंट, ये साल की सेल है, डिवाइडेड विद 365, ये एक दिन की सेल होगी, इनटू 10 डेज, क्योंकि इन कस्टमर ने तो 10 डेज में पे कर देना ना। तो ये जनाब हमारे पास डेटर बैलेंस आ गया उन कस्टमर का जिन्होंने डिस्काउंट अवेल करना है। ये है जनाब 214795, 2614795, ये हमारा रिवाइज रिसीवेबल बैलेंस है। जब आप कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके कस्टमर्स की दो कैटेगरीज बन गई, एक वो कैटेगरी जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, एक वो कैटेगरी जो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे। दोनों कैटेगरीज की आपने सेल्स फिगर ली और उनकी सेल्स फिगर से और क्रेडिट पीरियड को यूज़ करते हुए आपने डेटर बैलेंस निकाल लिया। एक कैटेगरी का डेटर बैलेंस क्या है, दूसरी कैटेगरी का डेटर बैलेंस क्या है, और जहाँ डिस्काउंट है वहाँ पर मैंने बता दिया कि इट इज़ जनरली 99.9% केसेज में आईकैप के सोल्यूशन में डिस्काउंट्स आर एडजस्टेड इन द सेल बिफोर वाइल वर्किंग आउट द रिसीवेबल बैलेंस। तो ये जनाब रिसीवेबल बैलेंस आ गया 2614795, रिवाइज रिसीवेबल का 12%, जनाब ये हमारे पास आ गई रिवाइज्ड रिसीवेबल की फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो आपको सेविंग मिल जाएगी 166,225। ये है जी इंटरेस्ट सेविंग कि हम करंटली डेटर्स की फाइनेंसिंग पे 480 का इनकर हो रही है कॉस्ट, और अगर हम ये पॉलिसी ले आएंगे तो ये कॉस्ट रिड्यूस होकर आ जाएगी कहाँ पे, तो 166,225 ये कॉस्ट है जी, ये बेनिफिट है 166,225। रिजल्ट क्या है, नेट बेनिफिट है 6225 का। तो डिसीजन क्या है, डिस्काउंट स्कीम शुड बी ऑफर्ड, हमें डिस्काउंट स्कीम ऑफर कर देनी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इलस्ट्रेशन 9 की, शुड इंट्रोड्यूस, तो हमने कहा जी यस इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए इसकी। अच्छा जी, इसी इसको हम इलस्ट्रेशन 11 में यही दोबारा इसका केस डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, अज्यूमिंग दैट 30% ऑफ द कस्टमर विल टेक अप द डिस्काउंट, एडवाइज वेदर द स्कीम शुड बी ऑफर्ड। डिस्काउंट स्कीम ऑफर ही वैल्यूएशन है। एक और सिनेरियो देखते हैं जी। इन अ रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर, यासर लिमिटेड हैड सेल्स ऑफ 1200 million and receivable at the year end were 175. Cost of financing receivable is covered by an OD at interest rate of 15. It is now considering offering a cash discount for payment of debts within 10 days. Within 10 days पे कर दें, आपको 3% डिस्काउंट है। As a result of this offer, sales are expected to grow by 10% next year. Company earns a contribution margin of 20% of sales. अच्छा जी, सबसे पहले स्टेप होता है क्वेश्चन पढ़ के इसमें से कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करने जब चलते हैं हम, तो हमें इलस्ट्रेशन 11 में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं एनुअल बेसिस पे हमने लेनी है। एनुअल कॉस्ट लेते हैं और एनुअल ही बेनिफिट लेते हैं। कॉस्ट हमें यहाँ पे एक ही नज़र आ रही है डिस्काउंट की, बेनिफिट हमें यहाँ दो नज़र आ रहे हैं, एक इंटरेस्ट सेविंग, अर्ली रिकवरी आएगी तो उससे इंटरेस्ट सेविंग आएगी, और दूसरा एडिशनल कंट्रीब्यूशन। एंड देन यू कैन हैव नेट कॉस्ट और बेनिफिट, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन दे सकते हैं। अच्छा जी, वर्किंग हम डिस्काउंट की वर्किंग सबसे पहले इसी के सामने कर लेते हैं। अगले अच्छा यहाँ पे तवज्जो रखनी है कि हम स्कीम ऑफर होने के बाद प्रोजेक्टेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि डिस्काउंट स्कीम अगर ऑफर कर देंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट हमारी क्या होगी। हमारी करंट 1200 मिलियन की सेल्स हैं, अगले साल ये 10% बढ़ जाएगी और उसमें से उन पे
कितने परसेंट कस्टमर? 30% कस्टमर डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट होगा 3%। तो ज़रा देखिए, करंट सेल्स हमारी 1200 मिलियन है, अगले साल ये सेल्स हमारी 10% बढ़ जाएंगी। इन एडिशनल सेल्स के 30% कस्टमर हमारे 3% डिस्काउंट अवेल करेंगे। रुपीज़ इन मिलियन, 1200 इंटू 1.1 इंटू 0.3 इंटू 0.03, 11.88 ये हमारी जो कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन की बात कर लें, एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम क्या कमाएंगे? 1200 मिलियन का 10%, ये एडिशनल सेल्स है, और एडिशनल सेल्स पे हमारा कंट्रीब्यूशन CS रेशियो है जी हमारा 20%। 24 मिलियन का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब रहेगी जी इंटरेस्ट सेविंग, तो इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग वन, और ये वर्किंग वन बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे हमने पिछले सवाल में की थी। दिस इज़ द की वर्किंग। आप कह सकते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 3-4 नंबर की एक की वर्किंग होती है इंटरेस्ट सेविंग की। वर्किंग वन, इंटरेस्ट सेविंग के लिए हम देखेंगे जी एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, उसमें हम करंट लेंगे और उसमें हम रिवाइज लेंगे। करंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, करंट रिसीवेबल 175 मिलियन और फाइनेंस्ड थ्रू ओवरड्राफ्ट 15%। तो 175 का 15 इट इज़ 26.25। रिवाइज में जी क्या बैलेंस है और उसका 15%, तो वर्किंग 1.1। अगेन हमारे अब डेटर्स की दो कैटेगरीज बन गई, एक डिस्काउंट और एक नॉर्मल। डिस्काउंट कस्टमर को जो सेल होगी वो 1200 मिलियन में 10% इजाफे के साथ 30%, और डिस्काउंट क्योंकि 3% है तो ये 97%। ये सेल्स हैं डिस्काउंट वाले कस्टमर को, नेट सेल्स। और नॉर्मल जो सेल्स होनी है वो 1200 मिलियन पे 10% इजाफा का 70%, ये नॉर्मल सेल्स है। अब हमें सेल्स से रिसीवेबल बैलेंस वर्कआउट करना है, हमें रिवाइज्ड रिसीवेबल बैलेंस वर्कआउट करना है, ठीक है जी। तो हम दोनों कस्टमर की दो कैटेगरीज हैं, दोनों कस्टमर्स कैटेगरी का अलग-अलग रिसीवेबल बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि दोनों कस्टमर्स की सेल्स फ़र्क है, दोनों कस्टमर्स के डेज फ़र्क हैं। तो जो कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं उनके डेज हैं 10 डेज, और जो कस्टमर डिस्काउंट नहीं ले रहे उनके डेज क्या हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो जो 10 डेज हैं वो तो यहाँ पे डिवाइड बाई 365 इंटू 10, ये पोर्शन तो हम रुपीज़ इन मिलियन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10.52 मिलियन ये रिसीवेबल बैलेंस उन कस्टमर का जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। और जो नॉर्मल कस्टमर हैं उनके डेटर डेज कितने हैं, तो उनके डेटर डेज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो हम करंट डाटा से कैलकुलेट करेंगे। डेटर डेज कैसे आते हैं? डेटर बैलेंस ओवर सेल्स इंटू 365। तो ये हमने करंट जो डेटर्स डेज हैं उसके लिए हम करंट जो डाटा है उसको यूज़ करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी जम्पशन क्या है, जो कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं वो तो 10 दिन में पे करेंगे, और जिन्होंने डिस्काउंट अवेल नहीं करना वो पुरानी टर्म्स के साथ चलेंगे। तो पुरानी टर्म्स के मुताबिक हमारा जो डेटर डेज आ रहे हैं वो 53.23 हैं। तो बहरहाल कंटिन्यू करते हैं इसके साथ ही। ये जनाब आ रहा है जी 134.75, सम कर दें अगर तो 145.27, ये हमारा टोटल रिसीवेबल बैलेंस है। 145.27 इंटू 15%, कॉस्ट आ जाती है 21.79, और यहाँ से हम इंटरेस्ट सेविंग मेजर करते हैं। इंटरेस्ट सेविंग जो हमें मिलेगी वो है जी 4.46। 4.46 लीजिए इंटरेस्ट सेविंग 4.46, यहाँ फीड करें तो 24 प्लस 4.46 माइनस 11.88, 16.58 हमारी नेट बेनिफिट है। सो इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, ये स्कीम हमें इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। दिस आवर डिसीजन। इलस्ट्रेशन 11 को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे भी सिनेरियो था कि 30% कस्टमर
डिस्काउंट अवेल कर रहे थे, मतलब नॉट ऑल द कस्टमर्स वर अवेलिंग डिस्काउंट। इसमें दूसरा इशू भी था कि इसमें एडिशनल सेल भी थी, मतलब बेनिफिट्स आपके दो थे। तो जो हमने इलस्ट्रेशन सबसे पहले डिस्कस की थी, इलस्ट्रेशन 8, वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर एक बेनिफिट हो, मतलब इंटरेस्ट सेविंग इज द ओनली बेनिफिट ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट एंड ऑल द कस्टमर्स आर अवेलिंग डिस्काउंट, तो आप सिंपल एनुअल डिस्काउंट रेट परसेंटेज बनाइए, उसको ओडी रेट से कंपेयर करिए, दो रेट्स कंपेयर करके फैसला कर दीजिए। लेकिन अगर आपके सारे कस्टमर 100% कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे, या इंटरेस्ट सेविंग के अलावा भी कोई फायदा है डिस्काउंट ऑफर करने का, या का वर्ड यूज किया, तो फिर आप एनुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज पर जाते हैं, जैसे मैंने आपसे इलस्ट्रेशन 9 और 11 शेयर की, जिनमें हमने एनुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिस्काउंट्स और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ बेनिफिट्स मेजर किए, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मेजर करके हमने फैसला किया। सो एवेल्युएटिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स, उस पर हमारी बात हो रही थी। कस्टमर से अर्ली रिकवरी के लिए जो दूसरा मेथड है दैट इज़ अवेलिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। एक तो हमने अभी डिस्कस किया, कस्टमर से अर्ली रिकवरी डिस्काउंट ऑफर दी जाए, उसमें क्या पॉसिबल एग्जामिनेबिलिटी है, उसके लिए एज अ डिस्काउंट स्कीम ऑफर वैल्यूएशन मैंने आपसे बात की। दूसरी ऑप्शन आती है फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल कर ली जाए। उसको पहले हम फैक्टरिंग सर्विसेज क्या उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी एग्जामिनेबिलिटी क्या है फिर बात करते हैं। फैक्टरिंग सर्विसेज देने वाले इदारे जो होते हैं उनको फैक्टर कहा जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूजुअली बैंक्स की सब्सिडरीज। पाकिस्तान में इतना मेरे ख्याल में फॉर्मल सेक्टर में टू माय नॉलेज अभी तक ये फैक्टरिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज क्या क्या देते हैं और किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्टर्स यूजफुल हैं। फैक्टर्स नॉर्मली 3 तरह की सर्विसेज किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को जो क्रेडिट पे सेल्स कर रही है देने के लिए विलिंग होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। सर्विस नंबर 1, डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन।